ब्रेकिंग ट्यूब में। और आज का मुद्दा, आज का जो हॉट टॉपिक है वो ओम प्रकाश राजभर की चिट्ठी है। पिछले 24 घंटों से ये चिट्ठी सोशल मीडिया पर खूब वायरल है और इसको लेकर के तमाम सारे अलग अलग तरीके के विमर्श सामने आ रहे हैं। कोई पक्ष में कह रहा है, कोई विपक्ष में कह रहा है, और सोशल मीडिया पर तो मानो तमाम सारी प्रतिक्रियाएं अलग अलग तरीके से, अलग अलग समाज से, अलग अलग वर्गों से, अलग अलग तबकों से सामने आ रही है। हमारे साथ इस चिट्ठी पर विस्तार से बात करने के लिए अरुण राजभर, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मीडिया फेस भी हैं, जो है मुख्य प्रवक्ता भी हैं, तमाम सारी उनके पास जिम्मेदारियां भी हैं, लगातार मीडिया और सोशल मीडिया में सक्रिय भी रहते हैं। अरुण जी, स्वागत है आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। अरुण भाई, ये जो लेटर बम छोड़ा है राजभर जी ने अस्पताल से बाहर निकलते ही, लगता है अस्पताल में ही सारी प्लानिंग कर ली थी उन्होंने, और उस बीमारी एक ब्रेक की तरह हो गई और ब्रेक से निकलने के बाद ही उन्होंने जो है बमबारमेंट शुरू कर दी है। देखिए, हम लोगों ने बम तो नहीं फोड़ा है, लेकिन उन नेताओं के दिमाग को जरूर खोलने की कोशिश किया है कि जिन नेताओं ने हमेशा से पिछड़े, दलित, वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय की बात करके उनको अपने चंगुल में फंसाते हैं, और उस चंगुल में फंसा करके वो वोट तो हथियाते लेते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय उनको दिला नहीं पाते। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अस्वस्थ थे, तब भी उनके दिमाग में वही गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित चल रहे थे, जिनको वो सामाजिक न्याय दिलाने के लिए लगभग वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं कि उनको सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी मिले। लेकिन सवाल उनसे पूछा गया है जो लोग वास्तविक सामाजिक न्याय की दुहाई देते हैं। हमने जो चिट्ठी लिखा है वो चिट्ठी सिर्फ स्पष्टीकरण का चिट्ठी है कि क्या जो पिछड़े वर्ग में, दलित वर्ग में जो कमजोर तबका है, जिनको सामाजिक न्याय का मुख्य धारा में लाने का कोई प्रयास नहीं हो रहा है, और देश के प्रधानमंत्री जी उसको मुख्य धारा में लाने के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मुख्य धारा में लाने के लिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास में कितने लोग साथ हैं। बात इस बात की नहीं है कि हमने बहुत सारी चीजों को स्पष्ट करके खोल कर रखा है कि 9 राज्य हैं देश के, 9 राज्यों में अगर कोटे में कोटा करके आरक्षण दिया गया है, तो फिर उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो इसकी वकालत क्यों नहीं कर रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश में भी लागू हो, और लागू होने से सामाजिक न्याय जिनको दिलाने का प्रयास कर रहे हैं उनको सामाजिक न्याय मिलेगा। लेकिन ना तो अखिलेश जी 19 साल तक सरकार में रहे, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी सरकार में मुख्यमंत्री रहे, फिर श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे, फिर बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जो हुकुम सिंह की कमेटी जो बनी थी, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री राजनाथ सिंह जी 2001 में, उस रिपोर्ट ने जो देश के सामने, प्रदेश के सामने जो प्रस्तुत किया था कि अति पिछड़े वर्गों का, जिनकी आबादी 38% अकेले, इनको सामाजिक न्याय दिलाने के लिए हुकुम सिंह जी की नेतृत्व वाली कमेटी लागू कर दी है। अब आप बताइए कि उस 19 साल के दरमियान जितनी सरकारें बनी, इन सरकारों ने क्या हुकुम सिंह जी की कागज को कभी उठा के पलटने का प्रयास किया? क्यों सामाजिक न्याय दिलाने की प्रयास किया? किसी ने एक शब्द उस पर बोलने की हिम्मत नहीं जुटाई। जब 2017 में हम सरकार में शामिल होते हैं, उसी समय हम लोगों ने इस बात को उजागर करने की कोशिश करते हैं, तब देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी इस पे गंभीर होते हैं, तो एक कमेटी गठित करते हैं, जिसमें राघवेंद्र, पूर्व रिटायर्ड आईएएस के नेतृत्व में राघवेंद्र कमेटी गठित होती है। ये 2017 में ही क्यों गठित होती है? 2017 में ही क्यों पन्ना इनका उठाया जाता है? क्योंकि उठाने वाला व्यक्ति खड़ा हुआ और उनको सामाजिक न्याय दिलाने की बात किया, जिनको ना तो अखिलेश जी ने पूछा, ना बहन जी ने पूछा, ना ही पूर्व की कोई सरकारों ने उन पर ध्यान कराया। अब हमने जब इस पे सवाल किया कि भाई पिछड़े वर्गों में, इसी हरियाणा में अभी चुनाव हुआ और वहां मुख्यमंत्री साहब सिंह सैनी बने, उन्होंने घोषणा किया कि हम पिछड़े और दलित वर्ग को कोटे में कोटा करके आरक्षण देंगे, तो मालूम है पूरे देश में किसने विरोध किया था? आप वहां पूरे देश में कहा कि दलितों का आरक्षण खत्म हो जाएगा, पिछड़ों का आरक्षण खत्म हो जाएगा, और उसी राज्य में लागू हो गया। क्या बताइए कि वहां खत्म हो गया? तेलंगाना में लागू हो गया, पांडिचेरी में लागू हो गया, कर्नाटका में तैयारी हो गई और बिहार में लागू है। लेकिन जिन वर्गों को वास्तविक सामाजिक न्याय मिलनी चाहिए, उनको दिलाने के लिए वोट तो सब उनको लेना चाहते हैं, लेकिन उनको देना कोई नहीं चाहता। इसीलिए माननीय ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 27% जो आरक्षण है, 22%, 5% जो दलित वर्ग का आरक्षण है, इसमें कोटे में कोटा कर देंगे, तो जो छूटा हुआ वर्ग है
जो अछूता वर्ग है, जिसको राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और लाभ नहीं मिल पा रहा है, उसको उसका लाभ मिलेगा, तो वो भी आर्थिक रूप से मजबूत होगा और सामाजिक रूप से आगे उठेगा। अब इसीलिए मैंने श्री अखिलेश यादव जी को चिट्ठी लिखा, बहन कुमारी मायावती जी को चिट्ठी लिखा, यहाँ तक श्री नीतीश कुमार जी को चिट्ठी लिखा, लालू यादव जी को चिट्ठी लिखा, हमने यहाँ जयंत चौधरी जी को चिट्ठी लिखा, प्रिया पटेल जी को चिट्ठी लिखा, संजय निषाद जी को चिट्ठी लिखा, प्रदेश का जितने पिछड़े दलित की बात करने वाले नेता हैं सभी को चिट्ठी लिखा कि आप बताओ, देश में रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू कराने की आप सहमति जताते हो या नहीं जताते हो। क्योंकि रोहिणी आयोग के बारे में देश के प्रधानमंत्री जी ने 6 साल रिसर्च किया और 6 साल के संघर्षों के दरमियान राष्ट्रपति भवन तक ये बात पहुंची कि 2244 जातियां देश भर में है, जिसमें मात्र 144 जातियां पिछड़े वर्ग में इनका हक खाली अकेले खा रहे हैं, और दलित वर्ग में 1817 जातियां हैं, जिसमें 165 जातियां इनका लाभ उठा रहे हैं, बाकी शेष जातियों को नहीं मिल रहा है। यह बात इंद्राणी कुलकर्णी जो पूर्व चीफ जस्टिस हैं, उनके नेतृत्व में जो कमेटी गठित हुई थी रोहिणी आयोग की, जब इन्होंने ये रिपोर्ट बताया कि इतनी जातियों को आज तक कुछ मिला ही नहीं, तो फिर इन जातियों की हमदर्दी करने वाले लोग इनके ऊपर खामोश क्यों हैं, इनकी बोली क्यों नहीं निकल रही है। इसीलिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि इस प्रदेश में राजभर रहता है, चौहान रहता है, निषाद रहता है, पाल रहता है, प्रजापति रहता है, बंजारा रहता है, बारी रहता है, बारा रहता है, नाई रहता है, गोंड रहता है, सोनकर रहता है, खटीक रहता है, निषाद रहता है, इसमें बांसफोर रहता है, इसमें कन्नौजिया रहता है। तमाम जो हमारे समाज के लोग हैं, इन वर्गों को पुलिस में भर्ती होने का अवसर क्यों नहीं, आरक्षण का लाभ मिल पाता है, इनको शासन प्रशासन में भागीदारी क्यों नहीं मिल पाती। आप उठाकर देखेंगे पूरे प्रदेश का सिनेरियो तो 38% की भागीदारी कहीं दिखती नहीं है। अब भागीदारी दिलाने के लिए कौन लड़ रहा है? अब अखिलेश जी पीडीए की बात कर रहे हैं कि नहीं हम पीडीए, क्या ये 38% पीडीए का हिस्सा नहीं है? क्या ये वर्ग पीडीए में नहीं आता है? इनको सामाजिक न्याय नहीं मिलना चाहिए? इसीलिए हमने स्पष्टीकरण मांगा है कि आप बताओ कि 3 अक्टूबर 2013 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश की सरकार से कहा था, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश जी से कहा था कि उत्तर प्रदेश में 279 ऐसी जातियां हैं जिसपे 12 जातियां कब्जा जमाई हुई है, उनके आरक्षण पर रोक लगानी चाहिए और जिन जातियों को नहीं मिला है उनको आरक्षण देनी चाहिए। तब बताइए कौन इस पे क्यों नहीं बोला? कोई पिछड़े वर्ग का नेता क्यों नहीं बोला? दलित वर्ग का नेता। लेकिन अब इसमें यही सवाल उठता है कि जो आपने चिट्ठी का पत्र व्यवहार किया है, ये पत्र व्यवहार आपने दोनों तरफ कर दिया है और मुश्किल आपने सिर्फ एक की नहीं बढ़ाई है, मुश्किल दोनों की बढ़ा दी है। ऐसा नहीं केवल अखिलेश यादव या मायावती इससे प्रभावित होंगे, बीजेपी की भी सरकार 8 साल से उत्तर प्रदेश में है और 8 साल से अभी सरकार है और सरकार अब तक इसको लेकर कोई स्पष्ट फैसला नहीं कर पाई। राजभर जी जब पिछली बार थे राजभर जी, तब उन्होंने दबाव बनाया था और फिर उसके बाद क्या हुआ था ये आपको पता है। दोबारा जब राजभर जी सरकार में आए, उन्होंने इस पर फिर अपना प्रयास किया और अगर ऐसा हो रहा होता तो शायद वो चिट्ठी भी नहीं लिखने पड़ती हो। देखिए हमने पड़ी है ताकि वो मुद्दा जिंदा रहे और तब जब 24 के बाद पीडीए की बात हो रही है तो ये मुद्दा और भी मजबूती से सामने रखा जाए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि राजभर जी ने क्या ये बहाना दिया है एनडीए को पीडीए की काट तलाशने के लिए? नहीं, हम कोई आहाना बहाना नहीं ढूंढे हैं। हमने सामाजिक न्याय दिलाने वाले नेताओं से पूछा है कि ये 38% के हक की रक्षा करने के लिए आप लोग खड़े हैं कि नहीं है। बहुत ज्यादा बातें नहीं है, बात इतनी है कि जो पिछड़े वर्ग में, चाहे वो बीजेपी में पिछड़े वर्ग हो, चाहे सपा में हो, बसपा में हो, कांग्रेस में हो, सभी दलों में जो पिछड़े वर्ग की राजनीति कर रहे हैं, दलित की राजनीति कर रहे हैं, उनसे पूछा गया है कि आप इस लड़ाई के साथ खड़े हैं या नहीं है। अगर यह इस लड़ाई में साथ नहीं खड़े हैं तो स्पष्ट नहीं जवाब देंगे कि हम नहीं खड़े हैं। इसका मतलब कि ये फर्जी पीडीए की बात करते हैं, ये फर्जी लोगों की के गोल बना करके वोट लेने की बात करते हैं। वोट बताइए कि अति पिछड़े का वोट चाहिए कि नहीं चाहिए? सबको चाहिए पिछड़े का वोट 38% को क्या सामाजिक न्याय मिलना चाहिए? अगर सामाजिक न्याय मिलना चाहिए तो सभी को लोग चिट्ठी लिखा गया है, सभी लोग इस बात को कहेंगे हाँ इनको सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, हम इस लड़ाई में इनके साथ हैं। क्या ये हमारी लड़ाई है? आपने पॉलिटिकल पार्टीज को तो लेटर लिखा है, लेकिन जो एग्जीक्यूशन करने वाली बॉडीज हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो उत्तर प्रदेश के या प्रधानमंत्री हो देश के, जो इतनी मैं प्रतिलिपि देख रहा हूँ, आपने जेपी नड्डा जी को लिखा है बीजेपी की ओर से, मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा है कांग्रेस से,
अखिलेश यादव, मायावती सब अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, इन लोगों को आपने चिट्ठी लिखी है। अब हो सकता है कि इसकी कॉपी और भी हो, इसमें आपने डिटेल मत नहीं, दीजिए। इसलिए मैंने चिट्ठी लिखा है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, और सभी पार्टी के अध्यक्षों को लिखा गया है कि सभी पार्टी के अध्यक्ष ही तय करते हैं कि किसको सम्मान मिलना चाहिए, किसको सम्मान नहीं मिलना चाहिए, किसको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, किसको नहीं, वो तय करते हैं और उसी हिसाब से रणनीति बनाते हैं। हमारा स्पष्ट रणनीति है। हमने ये, अगर हम एक वर्ग को लिखते या एक दल को लिखते तो लोग कहते हैं कि इनको नहीं लिखे, इनको क्यों नहीं लिखे? क्योंकि जो काम प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री ने किया, आप बताइए कि 55 साल तक कांग्रेस की सरकार रही और देश में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिला पाई। क्यों नहीं दिला पाई? जब तक हमारे पिछड़े वर्गों को संवैधानिक दर्जा नहीं मिलेगा तो आप नीट में आरक्षण उनको कैसे दे पाएंगे? जिस दिन पिछड़े वर्गों को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का संवैधानिक दर्जा मिला, पूरे देश में नीट में पिछड़ों को आरक्षण मिला। क्यों इससे पहले नहीं मिल रहा था? यह लड़ाई तो हमने लड़ी कि पिछड़े वर्गों का कल्याण हो, उनके बच्चे पढ़ करके डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन वो आरक्षण उनको नहीं मिलता, इसलिए छट जाते हैं। अब हमने जब प्रधानमंत्री जी के सामने इस बात को रखा तो उन्होंने इसीलिए तो रोहिणी आयोग का गठन कराया। अगर मैं अगर ये रोहिणी आयोग का गठन नहीं होता, 6 साल उस पर समीक्षा नहीं होती, उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति भवन तक नहीं पहुंचती, तो आप बताइए कि क्या हम यह बात मान सकते हैं ना कि नहीं, हमारी बात प्रधानमंत्री जी नहीं सुने, हमारी बात देश की एनडीए सरकार नहीं सुनी। हमारी बात को सुन करके उन्होंने इस काम को किया और उस काम को आगे बढ़ाया। अब हम तो ये कह रहे हैं कि जितने पिछड़े वर्ग के नेता हैं, दलित के नेता हैं, जो रिपोर्ट राष्ट्रपति भवन तक पहुंची है, हमने तो प्रयास करके राष्ट्रपति तक पहुंचाया ना। अब वो रिपोर्ट क्या हमारे अखिलेश जी, हमारे राहुल जी, बहुत सारे जिनको चिट्ठी लिखा गया, क्या उस चिट्ठी को लागू कराने के लिए आप आवाज उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? क्योंकि हमारी सरकार, हम तो सरकार के अंग है। आप जेपी नड्डा की बात कर रहे हैं तो हम तो सरकार के अंग, हम तो आवाज उठा रहे हैं कि इसको लागू कराने की हम पहल कर रहे हैं और इसको लागू कराने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। ये आने वाले समय में लागू होगा। आप नोट कर लीजिए। समर्थन मांग रहे हो उन लोगों से? आप समर्थन मांग रहे हो उन लोगों से? हाँ, बिल्कुल समर्थन मांग, क्यों नहीं मांगेंगे? आप एक तरफ कहते हो कि हम पिछड़े दलित का कल्याण चाहते हैं, हम सामाजिक न्याय चाहते हैं, और आप दूसरी तरफ खामोश हो जाएंगे कि नहीं, ओम प्रकाश राजभर जी ने जो चिट्ठी लिखा है इस पे कल्याण नहीं होने चाहिए। हम अपने दल के हित की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन समाज के हित की बात कर रहे हैं जिनकी आबादी 38%। यही सरकार बनाता है, यही सरकार बिगाड़ता है। और इसके सामाजिक न्याय की जब बात आती है तो हम तो खड़े होकर के बोलते हैं, हम तो सरकार से भी बोलते हैं और सरकार से लड़ते हैं। ये बताइए कि हमने सरकार से नहीं लड़ा है? कोई ऐसा मुद्दा नहीं रहा जिसपे हमने नहीं किया। हमने लड़ाई लड़ी जाति जनगणना की। आप बताइए, हमने 20 साल लगातार बोला। क्या आपके चैनल, जिस भी चैनल में आपने काम किया, आपने जब अभी चैनल पर काम कर रहे, क्या आपने अपने बाइक को नहीं चलाया कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही जाति जनगणना होगी? हमने संघर्ष किया, उस संघर्ष को उस मुकाम तक पहुंचाया कि जो कांग्रेस कभी सोच नहीं सकती थी, जो विपक्षी दल सोच नहीं सकते थे, उसको देश के सामने करके दिखाया कि आने वाले 2029 तक जाति जनगणना की जब कार्रवाई शुरू हो जाएगी और इसकी रिपोर्ट जब आएगी तो देश के सामने वो चेहरे बेनकाब होंगे जो पिछड़े और दलित और कमजोर वर्गों का हक लूटने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करके उनको छोड़ने का काम किया। तो अब तो पता चलेगा ना कि जिन कामों को हमने संकल्प लिया था उसको सिद्धि तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, और वो संकल्प सिद्धि तक पहुंच रहा है। तो इसके लिए तो मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग, कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने के लिए हमारे मुद्दों पर पहल किया और उसको सार्थक बनाने का प्रयास किया। अब उसमें बीजेपी के साथ काम करने का असर दिखाई पड़ रहा है मुझे, संकल्प से सिद्धि तक। ये क्या अच्छी बात है। उसको जो है ऐसा है ना कि मंजिल तक, एक मंजिल हमने तय किया है कि हमको इस रास्ते पर चलना है और उस मंजिल तक पहुंचना। तो मंजिल पर पहुंचाने के लिए एक इंजन यहाँ लगी है, दूसरी इंजन दिल्ली लगी है, तो दोनों इंजन लगा करके पहुंचा रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से सैकड़ों बार इस मुद्दे पर चर्चा हुई। आप बताइए कि एक बार भी रोहिणी आयोग और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पर क्या कभी अखिलेश जी ने अपना जुबान खोला? क्या कभी बहन जी ने जुबान खोला? क्या कभी राहुल गांधी ने जुबान खोला? कभी खड़गे जी ने जुबान खोला? मैं आपको एक भी नेता इस पर इन लोगों के स्टैंड जो अब तक देखने को मुझे मिले, मैं वो बताता हूं आपको। और इसमें थोड़ा सा आपको भी मतभेद देखना पड़ेगा। मतभेद ये देखना पड़ेगा कि आपके साथ निषाद जी भी हैं, और निषाद जी, संजय निषाद और उनका समाज या उनके इर्द गिर्द जो सोसाइटीज हैं, उनकी अपेक्षा ये हमेशा रही है कि ये जो उनकी जातियां हैं वो शेड्यूल कास्ट में जोड़ी जाए। और
इस बात को लेकर के जहां तक मुझे याद है, मुलायम सिंह यादव की सरकार ने और फिर अखिलेश यादव की सरकार ने एक प्रपोजल केंद्र की सरकार को भेजा। अब वो प्रपोजल पहले जब मुलायम सरकार ने लागू किया तब मायावती सरकार आई और उसने उसको कैंसिल कर दिया। फिर लेकिन इसका नतीजा, इसका नुकसान ये हुआ, ये कंफ्यूजन पिछले 1.5 दशक से बना हुआ है कि आखिर वो 17 जातियां किस तरफ है। वो चाहे किसने बनाया है कंफ्यूजन? हमको ये बताइए कि ये कंफ्यूजन बनाया किसने? ये कंफ्यूजन किसने क्रिएट किया? ये 17 जातियों को अनुसूचित जनजाति में जाति में शामिल करने वाला मुहिम किसने छेड़ा? आपने देखा होगा कि 2002 के बाद से जितनी सरकारें बनी, 17 जातियों को वोट लेने के लिए सिर्फ एक बयान दिया और 1-2 तहसीलों में 1-2 लोगों का प्रमाण पत्र बना करके उसी में वोट ले लिया। क्या संवैधानिक कानून के तहत जिन जातियों का श्रेणीबद्ध राष्ट्रीय सूची में हो गया है, राज्य सूची में हो गया है, उस राष्ट्रीय सूची में उस समय की परिस्थिति के अनुसार जो जातियां अनटचेबल थी, जो छुआछूत की शिकार थी, उन जातियों को अनुसूचित जाति में रखा गया था। आज बता दीजिए कौन सी जातियां अनटचेबल है? उस समय की परिस्थिति के अनुसार वह जातियां थी। आज की परिस्थिति के अनुसार चाहे वो निषाद हो, चाहे बिंद हो, चाहे केवट हो, माझी हो, मझवार हो, आप उठाकर देखिए इनकी स्थिति क्या है। ये ऑलरेडी मझवार जाति अनुसूचित जाति में और उनकी सूची के उपजातियां बहुत सारी हैं, 5-7 ठो, वो पिछड़ी जाति में है। कौन किया था यह काम? क्या वह काम निषाद जी करने गए थे? वो काम ओम प्रकाश राजभर जी करने गए थे? वह काम कांग्रेस ने किया। नहीं, वो काम तो हुआ होता तो शायद आप लोगों को पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, अब हमारी बात समझिए। अब इसमें क्या है कि जिन जातियों को उस समय के परिस्थिति में जो गड़बड़ी कर दी गई, अभी बयान आया था निषाद जी का कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट से ही समाज का कल्याण होगा, और वो अपने समाज को घेरने के लिए वो ये बात बयान देते हैं कि अनुसूचित जाति में होनी चाहिए। कहीं कहीं ऐसे घुमा देते हैं, कहीं कहीं ऐसे घुमा देते हैं। कुल मिला जुला करके सारी लड़ाई सामाजिक न्याय समिति की है और रोहिणी आयोग की रिपोर्ट की है। देश के प्रधानमंत्री ने हर पहलू पर चर्चा किया। आप राज्य सरकार जब प्रस्ताव भेजती है किसी जाति को किसी श्रेणी में खड़ा करने के लिए, तो लोकसभा में और राज्यसभा में बहस होता है। आरजीआई के पास जब तक पंजीकृत नहीं होता है तब तक राष्ट्रपति जियो बनाकर देश में नहीं लागू करते हैं। आप बताइए, एक इलाके में निषाद रहता है तो पूरे देश में तो कानून नहीं बना सकते, एक इलाके में राजभर रहता है तो पूरे देश में कानून नहीं बना सकते। तो चीजें क्या है कि जिन जिन तहसीलों के अंतर्गत जो समाज उस समय दिखाई थी, उसी हिसाब से उन जातियों का सूचीबद्ध बन गया, उसी हिसाब से उनकी क्राइटेरिया बन गई। मूल लड़ाई वो नहीं है, वो लड़ाई वोट की है, वो लड़ाई समाज को सिर्फ अपने गोल में रखने की है। असली लड़ाई जो है वो लड़ाई है पिछड़े वर्ग में कोटे में कोटा करने की। जिस दिन कोटे में कोटा होगा, 7% मजबूत पिछड़ा वर्ग खड़ा होगा, 9% कमजोर पिछड़ा वर्ग खड़ा होगा और 11% एकदम कमजोर पिछड़ा वर्ग खड़ा होगा, और सबकी सूचियां एक साथ नहीं रहेंगी, सबकी अलग अलग सूचियां रहेंगी। तब बताइए किसका कल्याण नहीं होगा? वही हाल दलित में रहेगा। साल हो गया इस वो बात दलित, अतिदलित, महादलित में होगा। सामाजिक न्याय समिति के गठन के बाद से आज 24 साल से अधिक का समय हो चुका है और हर पार्टी की सरकार ने, वो चाहे समाजवादी पार्टी की हो, बीएसपी की हो, बीजेपी की सरकारें नहीं है, किसी की सरकार कम समय नहीं रही है। सबकी 8 साल तो कम से कम रही है सबकी सरकार। अब इतने वक्त होने के बाद भी अगर पार्टियां ये नहीं करना चाहती हैं तो उनको पॉलिटिकल कदम उठाने से किसी ने रोका तो नहीं है। लेकिन फिर वही बात है कि जैसे ही वो इस फैक्टर के अंदर आते हैं, फिर वो जो सबका साथ, सबका विकास और सब नारा जो है वो फिर धुंधला पड़ जाता है।